मित्रों नमस्कार। नीतीश कुमार जी ने फिर चमत्कार किया है और फिर से उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इससे पहले भी मुख्यमंत्री वही थे। मतलब जब चुनाव होता है और जो 5 साल के लिए सरकार चुनी जाती है, उसी दौरान वो या उन 5 सालों में ही वह 2 से 3 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ही लेते हैं। और ऐसा करते करते उन्होंने जो कारनामा किया है, वह 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ कर ले ली है। इसके लिए उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं। इस कर्तव्य में और इस काबिलियत में नीतीश कुमार जी पर आप गर्व कर सकते हैं कि कैसे भी करके वह कुर्सी पर बने रहते हैं। और उनके धुर विरोधी जो उन्हें जब उनके विरोध में होते हैं, लगातार गाली भी देते रहते हैं। लेकिन नीतीश जी बिहार की राजनीति में ऐसी मजबूरी है कि कोई भी पार्टी सत्ता में आने के लिए उन्हें ही मुख्यमंत्री बनाने को तैयार हो जाती है। अब बिहार में दो राजनीतिक दल जो वास्तव में सत्ता संघर्ष के लिए संघर्ष कर रहे हैं, वह है आरजेडी और बीजेपी। आरजेडी का भी अपना परंपरागत वोट है और बीजेपी का भी। पर दोनों इस स्थिति में नहीं पहुंच पाते कि अकेले दम सरकार बना सके। तो सरकार बनाने की जो है कैटलिस्ट की भूमिका निभाने वाले जो व्यक्ति हैं, वह है नीतीश कुमार। और उनकी पार्टी का नाम है जनता दल यूनाइटेड। तो वो जिसके साथ भी यूनाइट हो जाते हैं, उसकी सरकार बन जाती है। हालांकि वह लगातार एनडीए के साथ रहते हैं, मगर जब जाति बोध और सामाजिक न्याय, समरसता, संविधान और लोकतंत्र को खतरा उन्हें दिखाई पड़ता है, तब वो एनडीए के साथ छोड़ देते हैं। कभी आरजेडी के साथ चले जाते हैं और कभी इंडिया गठबंधन के साथ। यही खेल अब तक वो करते रहे हैं। और इस खेल में वो कितने माहिर हैं, यह बात तो किसी से छुपी नहीं है। और यही उनकी काबिलियत आरजेडी और बीजेपी दोनों के लिए मजबूरी बन जाती है कि सत्ता में अगर इन दोनों दलों को रहना है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही बनाना होगा। और नीतीश कुमार जी पार्टी कोई भी आए, सत्ता के खेल में वह कितनी भी सीट पाए, मुख्यमंत्री वही बने रहते हैं। उनको पलटू राम कहिए, पलटू चाचा कहिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर राजनीति के अपने सिद्धांत हैं, जहां पर हमारे सभी नेता इस बात का उद्घोष करते रहते हैं कि राजनीति में स्थायी रूप से कोई शत्रु या मित्र नहीं होता है। तो नीतीश जी इस चीज के सबसे बड़े उदाहरण हैं। अब देखिए, जब आरजेडी के साथ उन्होंने अपनी सरकार बना ली, तब एनडीए के जो लोग थे नीतीश जी को पानी पी पी के कोस रहे थे। और मीडिया में आजकल तो सब कुछ अस्थायी रूप से उपलब्ध हो जाता है। और फिर यह कमाल फिर हो गया। तो जनवरी अंत होते होते नीतीश कुमार जी फिर उसी तरफ चले गए। अब आरजेडी एंड कंपनी उनको पानी पी पी कर गरिया है। नीतीश जी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनको किसने क्या कहा है। भाई, आपकी पार्टी को अगर सत्ता में रहना है तो नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाना ही होगा। अब एक लंबा कार्यकाल 18 साल से ऊपर होने वाला है या हो चुका होगा, नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। ईमानदार हैं, सच्चे हैं, अच्छे हैं। वही यूपीए सरकार वाले मनमोहन सिंह जी की तरह बेदाग हैं, बस निर्णय नहीं लेते। तो बेदाग बने रहने की कला के लिए यह भी आवश्यक है कि वो आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों का जो निर्णय लेना होता है उसको टालते रहिए और खुद पर कोई आँच न आने दीजिए। क्योंकि आप निर्णय लेंगे, बोलेंगे, काम करेंगे, तब आप पर आरोप लगेगा। तो नीतीश कुमार जी अपनी उस स्थिति को या इस स्थिति को लगातार बरकरार रखते हैं।
अब नीतीश कुमार जी से बिहार भी मुक्ति चाहता है और उनकी पार्टी भी, लेकिन फिर वहाँ संकट है। जाति का जो समीकरण है वह अति पिछड़ों को बहुत अच्छे से साध रखे हैं। जहाँ आरजेडी एमवाई समीकरण पर चल रहा है, वहीं हमारे नीतीश चाचा अति पिछड़ों के नेता हैं और बिहार में उनका संख्या बल नीतीश कुमार जी को इतनी सीटें दे ही देगी या देती आई है कि भाजपा और आरजेडी के पास विकल्प नहीं बचता है। हालांकि आगामी चुनाव को देखते हुए भाजपा छोटे छोटे दलों और जो छोटे छोटे ग्रुप्स हैं उनको साथ जोड़कर नीतीश कुमार को काउंटर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन राजनीतिक दल जब सत्ता में नहीं रहते हैं तो वह निरंतर कमजोर होते चले जाते हैं। इससे हर राजनीतिक दल बचना चाहता है और कैसे भी गुड़ागड़ित करके सत्ता में खुद को बनाए रखना चाहता है। आप देखिए, जात की राजनीति, धर्म की राजनीति और बाकी जो दूसरे गुड़ागड़ित इसी वजह से होते रहते हैं। अब भी एक समाज के तौर पर हम जागरूक होने का जो ढोंग रचते हैं, उसमें भी हम जिस तरह की चेतना से जागृत होना चाहते हैं वह समाज में समस्या के रूप में ही आता है। सवर्ण जातियों की चेतना, दलितों की चेतना, पिछड़ों की चेतना, यह चेतना समाज को जोड़ने का काम नहीं करती है। यह हमें अंततः तोड़ती है और कमजोर बनाती है। और फिर सोचिए, अभी महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण का मुद्दा, भाई जब सरकारी नौकरियां 2 से 2.5% के बीच आ गई हैं तो सोचिए क्या सरकारी नौकरी से बेरोजगारी दूर हो सकती है? तो जवाब है नहीं। लेकिन राजनीतिक विमर्श के लिए और अपनी जाति को अपने पक्ष में पोलराइज करने के लिए और उसका नेता बने रहने के लिए इस तरह का नैरेटिव बेहद जरूरी है। तो हमारे जो नेता हैं, जो नेतृत्वकर्ता हैं, जो कि हमें लगता है कि हमारी जाति का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, हमारे पक्ष में खड़े हैं, वह यही खेल खेलते रहते हैं और हम उनके पीछे झंडा उठा के रेल अमरेल लगाए रहते हैं। मतलब भीड़ बड़ी आसानी से बन जाते हैं। तो नीतीश कुमार से मुक्ति कैसे होगी? यह बड़ी मुश्किल है और फिलहाल की जो स्थिति है उसमें वह संभव नहीं दिखाई देती है। और यह तभी हो सकता है जब जेडीयू के विधायक नीतीश कुमार जी को पार्टी से बाहर कर दे। फिलहाल जो इस तरह की हमारी राजनीति चल रही है उसमें स्थानीय विधायक और सांसदों की इतनी हैसियत राजनीति में नहीं रह गई है कि वह अपने बल पर कोई चुनाव जीत सके। वो भला शीर्ष नेतृत्व को कैसे बाहर का रास्ता दिखा सकते हैं जब उनको अपनी कुर्सी बचाने का संकट हो? ऐसे में किसी सही बात की उम्मीद करना व्यर्थ है। अभी जो समीकरण बना है बिहार में, उसके पीछे लोकसभा चुनाव की ही भूमिका है। अगर भाजपा से जेडीयू गठबंधन न करे तो जो वह 16 सीटें जीत कर आई है, मतलब 2019 में जो जीता था, तो जो अभी का सर्वे चल रहा उसमें वो 2-4 सीटें भी मुश्किल से जीत सकती है। जो मोदी मैनिया चल रहा है ना, मोदियाबिंद भी कुछ लोग उसको संबोधित करते हैं, मोदी भक्त भी उन्हें कहते हैं, मतलब मोदी के जो वोटर हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि मोदी के नाम पर चुनाव जीता जा रहा है और 22 जनवरी के बाद राम मंदिर का जिस तरीके से इनॉग्रेशन हुआ है, बालक राम की जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है, अयोध्या की जो पुनर्स्थापना हुई है, उसने सारे समीकरण चकनाचूर कर दिए और जो इंडिया ब्लॉक है उसके सपने भी यहीं पर खत्म हो गए। हालांकि जो इंडिया ब्लॉक था, राहुल गांधी के रीलॉन्च की लगातार कोशिशें जहां हो रही थी, वह 24 के चुनाव में कहीं भी लड़ता हुआ दिखाई नहीं पड़ा है। ऐसे में जो स्थानीय दल थे, क्षेत्रीय दल थे, उन्हें अपना अस्तित्व बचाए और बनाए रखने के लिए इंडिया ब्लॉक से अंततः अलग होना ही पड़ेगा। अब बंगाल का उदाहरण लीजिए, जहां पर टीएमसी अपनी ममता बनर्जी जो है, ममता दीदी, उनका वोट बैंक क्या है? मुस्लिम वोट बैंक।
उत्तर प्रदेश को लीजिए, हमारे अखिलेश भैया का वोट बैंक क्या है? MY समीकरण। RJD का वोट बैंक क्या है? MY। इसी तरह जितने भी क्षेत्रीय दल हैं उसमें मुस्लिम वोट बैंक की निर्णायक भूमिका है। उस वोट बैंक को क्या कोई क्षेत्रीय दल कांग्रेस की तरफ जाने देगा? अगर यह वोट कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो गया तो ये क्षेत्रीय दल खत्म हो जाएंगे। सोचिए, सपा पार्टी के रूप में उत्तर प्रदेश में बिना मुस्लिम वोट बैंक के कितनी सीटों पर आ जाएगी। इसी तरह RJD, TMC या और भी जो दूसरे स्थानीय दल हैं, केरल और तमिलनाडु को भी इसमें रखिए, तो उसमें गैर भाजपाई दल मुस्लिम पोलराइजेशन के बिना नहीं जीत सकते हैं। जैसे भाजपा हिंदुओं को पोलराइज करती है और कम्युनल कही जाती है, और भाजपा विरोधी दल मुसलमानों को पोलराइज करके सेक्युलर हो जाते हैं। यह पॉलिटिक्स का हमारे यहाँ जबरदस्त व्याख्या है, और नीतीश कुमार जी दोनों को बैलेंस किए हुए हैं। तो नीतीश कुमार हमारे राजनीति के सबसे बड़े महारथी और शातिर खिलाड़ी हैं, जो सब कुछ होने के बाद भी उसके जिम्मेदार नहीं होते और बेदाग बने रहते हैं। तो नीतीश कुमार जी की राजनीति को आप क्या कहेंगे? मतलब हमारी राजनीति के सबसे बड़े पुरोधा तो यही साबित हो जाएंगे, कैसे भी करके अपनी कुर्सी पर वह बने रहते हैं। बाकी नेता भी यही कोशिश करते हैं और इसी तिकड़म में लगे रहते हैं। यह अलग बात है कि उनके आकलन और समझौते उतने सही साबित नहीं हो पाते हैं, और उसके लिए उनकी जातीय और जो सीट की स्थिति है वह उनके अनुकूल नहीं होती है, और नीतीश कुमार जी सभी कुछ एक साथ साध लेते हैं। इस बात के लिए हम सबको नीतीश कुमार को बधाई देनी चाहिए। हम उनसे सहमत असहमत नाराज हो सकते हैं, लेकिन इस राजनीतिक कौशल से तो कोई भी उनके इनकार नहीं कर सकता है कि नीतीश जी भारतीय राजनीति के पुरोधा हैं। अभी तक रामविलास पासवान जी रहे हों या फिर अजीत चौधरी, ये भी राजनीति के जो मौसम होता है उसके भविष्यवक्ता माने जाते थे कि सदा खुद को सत्ता के अनुकूल बनाए रखने में वो कैसे माहिर थे। लेकिन नीतीश कुमार जी ने सबको पीछे छोड़ दिया है। आइए भारतीय राजनीति के विमर्श को ऐसे भी समझें और देखें और नीतीश कुमार के जयकारे लगाइए। अब देखिए 2024 के लोकसभा के चुनाव के बाद नीतीश कुमार जी किस तरफ जाते हैं। उनकी स्थिति फिलहाल उनके अनुकूल तो है ही। अब बिहार हर बार ऐसे ही ठगा जाता रहेगा। एक बार फिर नीतीश कुमार ने पूरे बिहार को बहुत अच्छे से ठग लिया, और अब ये सरकार जो बनी है उसमें भाजपा वाले अपनी भूमिका कैसे निभाते हैं और बिहार को विकास की किस गति से आगे बढ़ाते हैं, यह भी देखने की बात है कि हमारा बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों का पटरी पर रहना बेहद जरूरी है। विगत 7-8 साल से तो उत्तर प्रदेश ने अपनी गति पकड़ ली है। अब बिहार को भी इस बात की ज़रूरत है कि वह विकास की गति पकड़े और राष्ट्र को आगे ले जाए, क्योंकि बिहार और उत्तर प्रदेश में जो क्षमता है वह सच में बेहद आकर्षक, ताकतवर और शानदार है। बस उसको पहचानने की ज़रूरत है कि हम सबसे आगे रह सकते हैं और विकास की दौड़ में हमें भी आगे रहना है। यह उत्तर प्रदेश और बिहार के नागरिकों की जिम्मेदारी है कि हम ऐसी सरकार और लोगों को चुनें जो हमें ब्लैकमेल न करें, और विकास की धारा हमारे यहाँ ऐसे ही बढ़े और बढ़ती रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।